नमस्कार मित्रों, मैं आज जिस शख्सियत के बारे में आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उनसे मिला भी हूँ और कुछ लम्हों तक चर्चा का समय भी मिला। और विचित्र बात यह है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की वो गवाह रही हैं और आज भी हमारे बीच में हैं। हमारी पिछली पीढ़ी की गवाह रही हैं और हमारे बीच में आज भी हैं। उम्र आज के दिन 95 वर्ष हो चुकी है। कल से उनका 96 वर्ष वाली जो पारी है वो आरंभ हो रही है। अच्छा ये लगता है कि इस उम्र के इस पड़ाव पर भी, इस मोड़ पर भी कुछ लोग अपनी वैचारिकता, चाहे आप उससे असहमत हों या सहमत हो, ये बात अलग है, लेकिन अपनी वैचारिकता को वो कायम रखे हुए हैं और अब भी पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी को, जो शेष लम्हे जितने भी हैं, उनको सृजनशीलता में ही खर्च करने की एक इच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं फिर कई बार नाम लेने में अक्सर देर कर जाता हूँ, नज़म भी है कि मैं अक्सर देर कर जाता हूँ। तो नाम है नयनतारा सहगल। अब नयनतारा सहगल के बारे में जितनी बातें किए जाएं उतनी कम है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, आप कह सकते हैं कि भतीजी, विजयलक्ष्मी पंडित की बेटी, भतीजी नहीं भांजी, मामा थे नेहरू जी, विजयलक्ष्मी पंडित उनकी बेटी, और एक बड़े ही विलक्षण विद्वान जिनके साथ नाम के साथ जुड़ा हुआ है, रंजीत पंडित उनकी बेटी। रंजीत पंडित विजयलक्ष्मी पंडित के पति थे, यद्यपि रंजीत पंडित का उल्लेख अपेक्षाकृत कम होता है, अलग अलग कारण हैं, लेकिन विद्वत्ता के मामले में मैं समझता हूँ कि रंजीत पंडित 21 थे और विजयलक्ष्मी पंडित 19 थी। उनकी एक पति पत्नी का एक अलग से वैचारिक धरातल अलग से हो सकता है, लेकिन विद्वत्ता जो है वो करीब करीब आसपास चलती है, और उस मामले में जो आगे है वो आगे है, इसमें हमें स्वीकार करना चाहिए। और नयनतारा सहगल के बारे में मैं ज़रूर थोड़ी सी बातें आपसे साझा करना चाहूँगा कि इसने खूब लिखा, और शायद संभवतः नेहरू परिवार की एकमात्र ऐसी विचारक और ऐसी लेखक सदस्य जिसे आपातकाल में गिरफ़्तार भी किया गया। इमरजेंसी के दिनों में जिस पर बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारे प्रतिबंध लगे, उनमें नयनतारा सहगल भी थी। और जो ऐतिहासिक रैली दिल्ली में हुई थी पहली बार आपातकाल के विरोध में, उसमें एक वक्ता के रूप में इसका आना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो नयनतारा सहगल अब भी ये इस समय देहरादून में बसी हुई हैं और कैंसर से अभी हाल ही में मुक्त हुई हैं, कैंसर जैसी विभीषिका से। और पिछले दिनों एक प्रख्यात इतिहासकार उनसे मिलने के लिए गए, रामचंद्र गुहा। उन्होंने इस बात की दुआ भी की कि नयनतारा अपना ध्यान रखना ज़रा, क्योंकि तुम धरोहर हो हमारे देश की, और जिस भी रूप में तुम रहो तुम सक्रिय रहना। तो और तुम्हारे जो जितने भी लम्हे हैं, जितनी भी ज़िंदगी है, वो जीवट भरी बनी रहे, इस बात के लिए प्रयास करना। तो नयनतारा का जो उत्तर था वो बड़ा विचित्र था कि वो उत्तर बड़ा विचित्र था। गुहा स्वयं बताते हैं कि मेरे पास बीमार होने का वक्त ही नहीं है। मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसको सृजन में, उसको लेखन में, उसको चिंतन में लगाना चाहती हूँ। मेरे पास बीमार होने का और बेहोश होने का या अंतिम घड़ियाँ गिनने का मेरे पास समय नहीं है। इसलिए आप इतनी ही दुआ करो कि मेरी जो वैचारिकता है ये बनी रहे। और मुझे अभी लगता है कि बहुत किया जाना अभी शेष है। उम्र के इस मोड़ पर भी अधूरापन जो है वो जीवन को सालता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इनके बारे में, और नयनतारा सहगल के बारे में। इनकी कृतियां जो हैं वो बड़ी चर्चा में रही हैं, और इन्होंने 2 बार विवाह किया। दूसरा विवाह जो था वो ई.एन. मंगत राय बहुत बड़ी शख्सियत के स्वामी रहे हैं, चर्चित।
संस्कृति के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी उनकी चर्चा अक्सर होती रही है। और यद्यपि EN मंगत राय के भी जो पहली पत्नी थी चंपा मंगत राय, वो अपने आप में विलक्षण थी, लेकिन लेखन के कारण और कुछ एक अन्य ठोस वैचारिक कारणों से वो नयनतारा के करीब भी आ गए थे। और इसी संबंध में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें इनकी एक चर्चित कृति थी जो मैंने भी देखी कि प्रिजन एंड चॉकलेट, वो बड़ी चर्चा में रही। प्रिजन एंड चॉकलेट केक, प्रिजन एंड चॉकलेट केक, ये भी बड़ी इनकी चर्चा में रही, संस्मरणों से भरी हुई पुस्तक है। और एक ऐसी पुस्तक भी कृति इनकी आई जिसमें श्रीमती गांधी की जो चिंतन की शैली थी उसको नकारते हुए अलग ढंग से इन्होंने एक कविता कह रहा हूँ मैं, पुस्तक कृति का प्रस्तुति कृति की जिसमें इन्होंने जो वैचारिक धरातल पर जो कहीं कहीं किसी राष्ट्रनायक या राष्ट्रनायिका में जो गिरावट आती है किसी भी लम्हे किसी भी क्षण, तो वो बड़ी विचित्र होती है। उसका उल्लेख भी इन्होंने उसमें किया है अपने संस्मरणों में। और इन्हीं संस्मरणों में एक और भी जो विशेष बात मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो है श्री हरिवंश राय बच्चन का। कि बच्चन, यद्यपि ये बच्चन को ये मानती थी कि ये तो जो विशुद्ध रूप से मामा का परिवार अर्थात नेहरू परिवार उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, उससे बाहर नहीं आते। इन्होंने स्वयं एक मंच पर एक संगोष्ठी में इस बात का जिक्र भी किया कि जब आपातकाल के बाद जब देश में व्यापक स्तर पर आंदोलन चला और आंदोलन के बाद जब एक ऐसी परिस्थिति बनी कि नव जागरण देश में पैदा हुआ, तो तब यह है कि आखिर इंदिरा गांधी को जाना पड़ा, सत्ता से अलग होना पड़ा। और सत्ता से अलग होने के बाद उन्हें लगा कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उन दिनों नयनतारा के बहुत सारे लेख आए थे जिसमें उन्होंने भी स्वयं उनके बर्ताव की, उनके राजनीतिक चिंतन की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन उसी प्रसंग में उन्होंने एक बार एक घटना का उल्लेख भी किया था कि जब इंदिरा जी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कमरा खोलने से इनकार कर दिया बावजूद अपने पूरे के पूरे स्टाफ के आग्रह के, उस वक्त इनके जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने देखा कि इसका तरीका क्या हो। उन्होंने नयनतारा सहगल से पूछा कि यद्यपि आपको तो वो पसंद नहीं करती और आपको भी वो पसंद नहीं है, लेकिन तरीका तो आप सुझा सकती हैं। तो उन्होंने कहा तरीका कोई अगर तलाश करना ही है तो हरिवंश राय बच्चन की मदद ले लो। तो हरिवंश राय बच्चन की मदद इन्होंने ली और मदद अलग ढंग से ली। और हरिवंश राय बच्चन ने उस वक्त अपने टाइपराइटर पर एक कविता रुडयार्ड किपलिंग की टाइप की और कविता का शीर्षक था इफ़, यदि। और इफ़ जो कविता है इसका अनुवाद कभी आपको बाद में फिर कभी सुनाऊंगा। तो इफ़ कविता की प्रति जो है मूल रूप से टाइप की और टाइप करने के बाद अंग्रेज़ी में ही वो कविता जो थी, क्योंकि उन दिनों में ये नहीं होते थे, ना तो इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध होती थी, ना ही कुछ अन्य टाइपराइटर की सुविधाएं होती थी। कंप्यूटर पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो उन्होंने कविता स्वयं अपने हाथ से बच्चन ने टाइप की और वो एक उनके कमरे के नीचे से सरका दी और बाहर से ही दरवाज़ा खटखटा कर ये बोले कि मैडम बाहर ना भी आना चाहें तो ना आएँ, पर एक आग्रह ज़रूर स्वीकार कर ले कि आप कविता पढ़ लें जो मैंने अंदर भेजी है। और मित्रों, नयनतारा ने भी इस बात का उल्लेख किया, लेकिन नयनतारा ने इसमें इस बात का उल्लेख अलग ढंग से किया, मैं उसका जिक्र भी करता हूँ। हुआ ये कि 1 घंटे के बाद कविता पूरी पढ़ने के बाद श्रीमती गांधी ने दरवाज़ा खोल दिया और वो बाहर आ गई और उसके बाद एक नया जोश उनमें देखा गया। नयनतारा सहगल ने इस बात को अलग ढंग से प्रस्तुत किया। बाद में उन्होंने कहा कि इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें क्या चीज़ प्रभावित कर गई, इसमें मैं जो श्रेय दूंगी वो अल्टीमेटली उस कविता को दूंगी और उस कवि को दूंगी
जिस कवि की किसी भी एक कविता में, किसी भी एक कलम में, किसी भी एक सृजन में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो एक लगभग बेसुध हो रहे राजनेता को भी दोबारा फिर से सड़क पर ले आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो नयनतारा बहुत सारे मामलों में हमारे परिवेश की एक धरोहर हैं, वैचारिक स्तर पर भी, लेखन के स्तर पर भी और सृजनशीलता के स्तर पर भी उनकी लंबी उम्र की दुआ की ही जानी चाहिए। धन्यवाद।